फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एक वैलिड लॉ बताया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का, वो एक वैलिड लॉ है। अभी हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट कैसे है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज सेक्शन 6A, व्हाट इज सिटीजनशिप, इसके बारे में जानना है। चलो समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं बात करूं सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का जो बैकग्राउंड है इसके बारे में, तो सेक्शन 6A वाज इनेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। देखो, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है ना फ्रेंड्स, वो सबसे पहले कब बनाया गया? 1955 के अंदर। बराबर। अभी सिटीजनशिप क्या होती है वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसका जो एक्ट है वो 1955 के अंदर बनाया गया। फिर इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 1985 के अंदर, जब आसाम अकॉर्ड हुआ था फ्रेंड्स, आसाम अकॉर्ड। बराबर ना? तो ये 1985 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर इस एक्ट के अंदर में एक सेक्शन 6A डाला गया। सेक्शन 6A डाला गया। बराबर ना? ओके, अब ये सेक्शन 6A क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोविजन है सेक्शन 6A जो इस एक्ट के अंदर में डाला गया, वो एड्रेस करता है द इश्यू ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन प्रिसीडिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नोटेबली, it mandates the detention and deportation of the foreigners who entered the Assam after the 25th March 1971, मार्किंग द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश। बराबर, एकदम परफेक्ट। ओके, देखो, ये जो सेक्शन 6A डाला गया ना इस एक्ट के अंदर में, सिटीजनशिप एक्ट 1985 के अंदर में, ये कौन से इश्यू को एड्रेस करता है कि जब 1971 के अंदर जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कौन सा वॉर हुआ था? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। इस वॉर के अंदर बहुत सारे, इस वॉर के बाद 25 मार्च 1971 के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी, बांग्लादेश को बनने के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी वो आसाम के अंदर आ गए थे इलीगली। तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए इस अकॉर्ड को साइन किया गया था, इस सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया गया था। बराबर ना? ओके, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई 1971 का जो वॉर हुआ था उसके पहले क्या सिचुएशन थी। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर मैं जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तब के मैप के बारे में बात करूँ तो मैप ऐसा दिख रहा था। ये हमारा इंडिया है ऑरेंज कलर का। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है लेफ्ट साइड, वो वेस्ट पाकिस्तान, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है वो ईस्ट पाकिस्तान था फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके, जो ग्रे कलर के एरिया है वो कुछ सालों के बाद इंडिया के अंदर मर्ज हो गए थे। बराबर, ओके। और अगर मैं ये ग्रीन कलर का पार्ट जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पर अब उसके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो ये एज अ बांग्लादेश, इस एरिया को बांग्लादेश डिक्लेयर किया गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, लिबरेशन वॉर, और इंडिया उसके अंदर जीता और इंडिया ने ही बांग्लादेश का क्रिएशन किया फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके। और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दिया गया 1971 के अंदर, जिसको लिबरेशन वॉर नाम देते हैं। बराबर ना? ओके, राइट। और ये जो लिबरेशन वॉर हुआ 1971 के बाद, तो ये उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगली आसाम के अंदर, मतलब जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वो खास करके आसाम के अंदर एंटर होते थे इलीगली। बराबर ना? ओके। और उस माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था 1985 के अंदर। और सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया गया था। बराबर ना? ओके, राइट। तो अगर मैं इस सेक्शन 6A की क्लोजेस के बारे में बात करूँ तो क्लॉज 5 ऑफ द आसाम अकॉर्ड
set January 1, 1966 as a cutoff for identifying the foreigners in the state's electoral rolls. Section 6A of the Citizenship Act granted the citizenship to the people of the Indian origin who entered the Assam before this date and had been residing their since. बराबर ना? क्या कह रहा है? जो सेक्शन 6 है ना फ्रेंड्स, इस एक्ट का, वो क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति आसाम के अंदर जो भी व्यक्ति आसाम के अंदर 1 जनवरी 1966 से पहले से रहता है, उसी को ही सिटीजनशिप मिलेगी आसाम की। जो भी व्यक्ति 1966 से 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1975 के बीच में आया, बराबर, उसको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, बराबर, तभी जाके उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और जो व्यक्ति 25 मार्च 1975 के बाद आया, 1975 नहीं, 1971 के बाद आया, बराबर, उसको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन कहाँ से? बांग्लादेश से, बराबर ना? ओके। जब बांग्लादेश लिबरल हो गया है, बराबर, और वहां से जो इलीगली माइग्रेट होकर आता है उसको सिटीजनशिप नहीं देने की बात चल रही है इस क्लॉज के अंदर, बराबर ना? ओके। तो अभी जो हम रिसेंटली इसमें पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जो डिसीजन है, बराबर, वो अपहोल्ड रखा है। उसने बोला है कि सेक्शन 6A है ना ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एक वैलिड लॉ है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा जो भी व्यक्ति, देखो, 1 जनवरी 1966 से पहले आया है उसको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, बराबर ना? ओके। लेकिन जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में आया है, वो उसको सिटीजनशिप तो मिलेगी, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उसको 10 साल के लिए वोटिंग करने का राइट नहीं मिलेगा, बराबर ना? ओके। और जो व्यक्ति 25 मार्च 1971 के बाद आया है वहां से, बराबर ना, तो वो इलीगली माइग्रेंट होकर आया है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बराबर, उसको वापस डिपोर्टेड किया जाएगा, बराबर ना? ओके। अगर मैं व्हाट इज सिटीजनशिप इसके बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो सिटीजनशिप जिसके बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल में हमने चर्चा की, तो सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट दैट इंटेल्स स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटीज, बराबर, एक लीगल स्टेटस है एक व्यक्ति और एक देश के बीच में, बराबर, जो इसको स्पेसिफिक राइट और ड्यूटीज देता है, बराबर ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से लेके 11, जो पार्ट 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बराबर, उसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 वो सिटीजनशिप के एस्पेक्ट को डील करता है, लाइक बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, बराबर, रेलिंक्विशमेंट ऑफ सिटीजनशिप और बाय रेनुंसिएशन एंड टर्मिनेशन, बराबर ना? ओके। और ये जो सिटीजनशिप है ना वो यूनियन लिस्ट के अंदर में शामिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दस इज अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, बराबर ना? तो जो सिटीजनशिप के जो सारे मामले हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर में शामिल है, बराबर ना? ओके। और सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात करूँ तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर टू रेगुलेट द मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बहुत बार, 6 बार इसको अभी तक अमेंडमेंट किया गया है। पहली बार 1986 के अंदर, उसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015 और लास्ट में 2019 में इसको अमेंड किया गया था। आपको पता होगा फ्रेंड्स, लास्ट 2019 के अंदर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जहाँ पे सिटीजनशिप देने को बात चली किसको? जो इलीगल माइग्रेंट से, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उनको सिटीजनशिप देने की बात चली, बराबर। लेकिन कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो एंटर किए हैं, बराबर, उनको सिटीजनशिप देने की बात चली यहाँ पे इस अमेंडमेंट वाले एक्ट के अंदर में, बराबर ना? ओके। लेकिन मात्र किसको? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को, बराबर ना? ओके। राइट। कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, बराबर। 31 दिसंबर 2014 से पहले उन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप देने की बात चली, बराबर ना? ओके। राइट। तो सिंपल न्यूज़ थी फ्रेंड्स। न्यूज़ क्या थी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्शन 6A है जो सिटीजनशिप एक्ट का, उसको वैलिड लॉ बताया है। सेक्शन 6A बेसिकली है आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड एक ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट था एक्चुअली, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम का और जो लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट है उसका। एक्चुअली ये जो लीडर्स है ना, वो उनका मेन क्या था, क्वेश्चन क्या था, कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ ना, बराबर, उसके बाद से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं। और जो वो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि जो आसाम की जो डोमेस्टिक डेमोग्राफी है वो
टूट जाती है, सिंपल, बराबर ना। तो इसके लिए बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे यूनियन बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये प्रस्ताव रखा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम और उस लीडर्स के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को बोला गया है आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड, राइट ना। और आसाम अकॉर्ड के अंदर में एक सेक्शन 6A डाला गया सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर में, कि भाई जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले 1 जनवरी 1966 से पहले से ही अगर फॉर एग्जांपल आसाम में रहता है तो वो आसाम का सिटीजन है। जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में आएगा, 1971 वो ये ऐसा साल है जहाँ पे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। तो जो भी व्यक्ति 1966 से 1971 के बीच में आसाम में आया होगा, बांग्लादेश से तब तो बांग्लादेश नहीं था लेकिन तब ईस्ट पाकिस्तान था, और वहाँ से अगर इलीगल माइग्रेट होकर आया होगा तो उसको सिटीजनशिप तो दी जाएगी आसाम की, लेकिन 10 साल की वोटिंग का राइट्स नहीं दिया जाएगा। और जो व्यक्ति 25 मार्च 1971 के बाद जब बांग्लादेश क्रिएट हो गया था उसके बाद अगर इलीगली माइग्रेट होकर आया है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ये आसाम एकॉर्ड का पॉइंट है, बराबर, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको वैलिड लॉ बताया गया है, बराबर, ओके, राइट। और सिटीजनशिप क्या है, उसके आर्टिकल्स कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके बारे में हमने बात की, सिंपल, बराबर ना। ओके, चल, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है एक्चुअली, बराबर ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अभी 446 बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिले। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। डिटेल में चर्चा करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। Kaziranga National Park. More than 446 butterfly species have been recorded in the Assam's Kaziranga National Park, which is making it a habitat with the second highest concentration in the country after the Namdapha National Park in अरुणाचल प्रदेश, बराबर ना। तो सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क, बराबर, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सेकेंड नंबर का सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, अगेन आसाम न्यूज़ में है, आसाम के अंदर। अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करूँ तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोलघाट एंड नगांव इन द स्टेट ऑफ आसाम। It is a single largest undisturbed and representative area in the Brahmaputra Valley floodplain, बराबर ना। तो ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर एक सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब एरिया है काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान में रखना है। 1985 के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। और ये यहाँ से एक रिवर डिफालू डिफालू एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो इसी नेशनल पार्क से होते हुए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मैनी इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन स्पीसीज लाइक राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फोना इस नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है, बराबर। इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा 1985 के अंदर, बराबर ना। ओके, तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है काजीरंगा नेशनल पार्क, बिकॉज यहाँ पे टोटल 446 बटरफ्लाई स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिले हैं, सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है उसके बाद का, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो सिंपल था, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हमने फैक्ट्स जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1985 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था, बराबर ना। ओके, चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड फोरम वर्ल्ड फूड फोरम के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मोर कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैंड इन हैंड इनिशिएटिव्स, इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या है ये हैंड इन हैंड इनिशिएटिव, इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये न्यूज़ के ऊपर आते हैं। हैंड इन हैंड इनिशिएटिव, देखो यहाँ पे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं चल रही है। आप सबको पता है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज वो कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है, इंडिया इंडिया और चाइना के बीच में होती है, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं चल रही है, यहाँ पे इनिशिएटिव के बारे में बात चल रही है, हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। तो रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम, बराबर। अभी ये क्या है, तो एक्चुअली 2019 के अंदर ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बराबर। और
ये इनिशिएटिव के अंदर में क्या प्रायोरिटी दी गई है, तो इट प्रायोरिटाइज द कंट्रीज एंड टेरिटरीज वेयर पॉवर्टी एंड हंगर आर हाईएस्ट, नेशनल कैपेसिटीज आर लिमिटेड और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आर ग्रेटेस्ट ड्यू टू द नेशनल और मैन मेड क्राइसिस। ये हैंड इन हैंड इनिशिएटिव के अंडर में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ पे करना है, जो कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा है, हंगर ज़्यादा है, जो कंट्रीज की खुद की कैपेसिटी नहीं है, जो कंट्रीज के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज है बिकॉज ऑफ नेशनल और मैन मेड क्राइसिस की वजह से, उस कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है इस इनिशिएटिव के अंडर में। बराबर, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, ये इनिशिएटिव का जो मेन टारगेट है, जो हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, तो इसको फोकस कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 हंगर और माल न्यूट्रिशन को कम करना, इसको वो टारगेट कर रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के अंडर में एक मार्केट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा एग्री फूड सिस्टम का, टू रेज द इनकम, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, empower the poor and vulnerable population and strengthen the resilience to climate change। बराबर ना, तो उस देश के अंदर जहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवर्तमान है, लाइक हंगर ज़्यादा है, पोवर्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ाई जाएगी एग्री फूड सिस्टम के आधार पे। न्यूट्रिशन इंप्रूव किया जाएगा, लोगों को एम्पावर किया जाएगा, लोगों को जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट किया जाएगा। बराबर ना, ओके। क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाएगा, बराबर ना, इस इन्वेस्टमेंट के अप्रोच के माध्यम से। बराबर ना, ओके। और अगर मैं अप्रोच के बारे में बात करूँ, तो इट यूजेस द जियो स्पेशियल, biophysical and socio-economic data as well as the advanced analysis to identify the territories where the agriculture transformation and sustainable management of the forest and fisheries have the greatest potential for alleviating the poverty and hunger। तो यहाँ पे डेटा का यूज करके ऐसी टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरीके से कौन सी जगह पे हम ये जो एग्री फॉरेस्ट सिस्टम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लोगों की लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बराबर ना, ओके। और अगर मैं बात करूँ इस इनिशिएटिव के अंडर में अभी तक कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी तक 72 कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव के अंडर में ज्वाइन कर लिया है। और अगर मैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, यूएन की एक एजेंसी है। उसका मेन काम है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके मेंबर कंट्रीज हैं 194 मेंबर स्टेट्स है उसके, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स, रोम इटली के अंदर है। बराबर ना, ओके। तो सिंपल न्यूज़ था। हैंड इन हैंड इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंदर में इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन्वेस्टमेंट किया जाता है कौन से देश के अंदर, बराबर ना, तो अभी तक 115 हाई इम्पैक्ट एग्री फूड इन्वेस्टमेंट अभी तक इस इनिशिएटिव के अंडर में हुए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोवर्टी हंगर है, जहाँ पे नेशनल कैपेसिटीज बहुत कम है उस जगह पे। बराबर ना, ओके। तो अभी रिसेंट न्यूज़ में है बिकॉज टोटल 72 अभी तक कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव के अंडर में पार्टिसिपेट किया है। बराबर ना, 115 इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं अभी तक 29 कंट्रीज के अंदर। बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट में फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एलएनटी के द्वारा लॉन्च किया गया है मल्टीपर्पज़ वेसल, और वो किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। इसके बारे में बात करते हैं। तो एलएनटी लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ क्लास मल्टीपर्पज़ वेसल फॉर द नेवी फ्रॉम इट्स कट्टुपल्ली शिपयार्ड, जो उसका चेन्नई के अंदर है। तो एलएनटी ने पहला मल्टीपर्पज़ वेसल इंडियन नेवी के लिए तैयार किया है, और अभी रिसेंटली उसने लॉन्च किया ये मल्टीपर्पज़ वेसल। और इस वेसल का नाम है फ्रेंड्स आईएनएस समर्थक, ध्यान में रखना है। द वेसल विच इज क्रिस्टन एज आईएनएस समर्थक वॉज लॉन्च बाय द शशि त्रिपाठी, जो प्रेसिडेंट है नेवी के, नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के, बराबर ना, उनके द्वारा ये वेसल लॉन्च किया गया है। मल्टीपर्पज़ वेसल जो एलएनटी के द्वारा तैयार किया गया है, पहला मल्टीपर्पज़ वेसल है, उसका नाम आईएनएस समर्थक है, ध्यान में रखना है। इंडियन नेवी के लिए ये लॉन्च किया गया है। ओके, चलो तो आईएनएस समर्थक के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो एल रिसेंटली लॉन्च आईएनएस समर्थक, अ मल्टीपर्पज वेसल फॉर द इंडियन नेवी। और अगर मैं आईएनएस समर्थक के बारे में बात करूँ तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ टू मल्टीपर्पज वेसल्स विच इज़ फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए दो मल्टीपर्पज वेसल डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें से पहला है आईएनएस समर्थक। द वेसल वॉज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इन हाउस बाय द एल शिपयार्ड। और ये एल शिपयार्ड कहाँ पे है? कट्टुपल्ली के अंदर। तो चेन्नई के अंदर जो कट्टुपल्ली रीजन है वहाँ पे एल का शिपयार्ड है। और ये शिपयार्ड के अंदर ही इस वेसल को डिजाइन किया गया है और कंस्ट्रक्ट किया गया है। शिपयार्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाज को बनाया जाता है, ऐसी जगह को बोलते हैं शिपयार्ड। तो एल का जो शिपयार्ड है कट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ओके। और इट इज हाईली स्पेशलाइज मल्टी रोल प्लेटफॉर्म विच इज डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स एंड सेंसर्स फॉर द इंडियन नेवी। देखो ये मल्टीपर्पज के लिए इस वेसल को बनाया गया है। इस वेसल के ऊपर इंडियन नेवी बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन कंडक्ट कर पाएगी, लाइक सर्वेलियंस, पेट्रोलिंग, लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग ऑफ द सरफेस एंड एरियल टारगेट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर पाएगी। उसके अलावा वो सी पॉल्यूशन को भी कम्बेट कर पाएगी। तो ऐसे मल्टी रोल के लिए इस वेसल को तैयार किया गया है। अगर उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, 107 मीटर की उसकी लेंथ है, 18.6 मीटर की उसकी विथ है, और इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 3750 टन। उसका जो डिस्प्लेसमेंट करने की कैपेसिटी है वो 3750 टन है। और उसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो 15 नॉट है। ध्यान में रखना है। इसका स्पेसिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए, बराबर ना? ओके। ओके। और अगर मैं ये शिपयार्ड है जो एल का कट्टुपल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर फैसिलिटी इन इंडिया। ये जो एल का जो शिपयार्ड है कट्टुपल्ली के अंदर, वो एक मोस्ट एडवांस शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो उसके अंदर है। और अगर आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले फ्रेंड्स, यूएस की एक शिप रिसेंटली रिपेयर करने के लिए आई थी हमारे कोस्ट के ऊपर। और उसका रिपेयरिंग भी कहाँ पे हुआ था? इस कट्टुपल्ली शिपयार्ड के अंदर हुआ था, बराबर ना? ओके। राइट। और ये जो कट्टुपल्ली शिपयार्ड है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर रन हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिपेयरिंग हुआ था रिसेंटली यूएस नवल शिप चार्ल्स ड्रू का, वो भी इसी शिपयार्ड के अंदर हुआ था, बराबर ना? ओके। राइट। तो अगर मैं बात करूँ, शिपयार्ड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाज को रिपेयर किया जाता है, जहाज को बनाया जाता है, इसको शिपयार्ड बोलते हैं, बराबर ना? और इंडिया के अंदर बहुत सारे शिपयार्ड्स आप देख सकते हो, बहुत सारे शिपयार्ड्स है, राइट ना? और जितने भी हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे हमने शिपयार्ड्स को डेवलप किया है, बराबर। उसमें से एक मोस्ट एडवांस शिपयार्ड एल का कट्टुपल्ली शिपयार्ड, बराबर, जहाँ पे इस वेसल को तैयार किया गया है, मल्टीपर्पज वेसल, उसका नाम है आईएनएस समर्थक। आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया, which was the fastest growing major economy in 2023 with output increasing by 7.8%, is on track to become the third largest economy in the world by 2028। ये जो स्टेटमेंट दिया है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है 2023 की, और उसका जो ग्रोथ हुआ था 2023 में 7.8% हुआ था। और इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी इंडिया ऐसे ट्रैक पे है कि हम 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे फ्रेंड्स, बराबर ना? और ये जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कहाँ पे दिया गया है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अंदर दिया गया है। और ये जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रेंड्स। अभी ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको जस्ट पता करना है कि ये जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है वो रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कैसा एनालिसिस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में बात करें। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस रिपोर्ट ने ही दिया है। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स वो एनुअल रिपोर्ट है। कौन तैयार करता है इसको? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तैयार करता है। It is a most authoritative global source of the energy analysis and projections। तो अगर बात करें कि दुनिया के अंदर अगर सबसे ट्रस्टेबल रिपोर्ट कि जो एनर्जी एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है, जो एनर्जी के रिगार्डिंग प्रोजेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से एक रिपोर्ट है ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तैयार करती है। ओके। इट आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लोर द बिगेस्ट ट्रेंड इन द एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, as well as what they mean for energy security,
एमिशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है एनर्जी के डिमांड के अंदर, एनर्जी के सप्लाई के अंदर, उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी कितनी है, एमिशंस कहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड की जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। अगर मैं 2024 के रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ, ये रिपोर्ट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्शन किया गया है। रिपोर्ट फाइंड्स दैट कि लो एमिशंस एनर्जी सोर्सेज आर सेट टू जनरेट द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। ऐसा इस ये रिपोर्ट के अंदर क्या प्रोजेक्शन किया गया है कि जो जो एनर्जी सोर्सेज की जो कार्बन एमिशन कम क्रिएट करते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज वो दुनिया के अंदर 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कब तक? 2030 तक। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि जो डिमांड है, कोल का डिमांड है, ऑयल का डिमांड है और ये जो गैस का डिमांड है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पीक पे आएगा। कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, 2030 तक। भले ये रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि 2030 तक दुनिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसमें से मोर देन 50% लो एमिशन एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि 2030 तक जो डिमांड है कोल, ऑयल और गैस का, वो पीक लेवल पे पहुंचेगा। बराबर ना? ओके, राइट। और अगर इंडिया लेवल की अगर बात करें तो इंडिया इज पॉइज्ड टू फेस अ हायर इंक्रीज इन द एनर्जी डिमांड देन एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इंडिया के बारे में क्या बोला है इसके अंदर कि इंडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड कौन करेगा? इंडिया करेगा। बराबर ना? ओके, अभी भी कर रहा है और वो आने वाले 10 साल के अंदर भी करेगा। मेनली बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड द स्केल ऑफ राइजिंग डिमांड फ्रॉम द ऑल सेक्टर्स। बराबर ना? ओके, राइट। और एक रिपोर्ट है स्टैंड पॉलिसी सिनेरियो स्टेप्स के द्वारा क्या बोला गया है कि इंडिया ऐसे ट्रैक पे है कि जहाँ पे डेली बेसिस पे 12,000 कार ऑन रोड ऐड होती है और 2035 तक ये सिनेरियो चलता रहेगा। बराबर ना? ओके, राइट। और और अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूँ कि इंडिया का जो टोटल एनर्जी डिमांड है, बराबर ना, वो इंक्रीज होके नियरली 35% बढ़ेगा। कब तक? 2035 तक। बराबर ना? ओके। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नियरली ट्रिपल टू 1400 गीगावाट। बराबर ना? अभी अभी जो इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है उससे 35% उसका एनर्जी डिमांड बढ़ेगा 2035 तक। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो ट्रिपल हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 1400 गीगावाट हो जाएगा इंडिया का। बराबर ना? तो ये कुछ प्रोजेक्शंस किए गए हैं इंडिया के लिए इस संस्था के द्वारा। ग्लोबल लेवल पे भी कुछ प्रोजेक्शन किए गए जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि संस्था क्या बोल रही है कि 2030 तक मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस होगी जहाँ से कार्बन एमिशन कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये ऐसा भी बोल रहा है कि जो कोल, ऑयल और गैस है उसका जो डिमांड होगा वो पीक लेवल पे पहुंचेगा आने वाले 10 सालों के अंदर। बराबर ना? ओके। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक तैयार किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक 2000 करोड़ का एक मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। क्या है ये मिशन मौसम और क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में समझते हैं। एक एडिटोरियल आया है द हिंदू के अंदर ये मिशन मौसम के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया मिशन मौसम विथ एन आउटले ऑफ ₹2000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 years to enhance the India's ability to predict and respond to the extreme weather events and the impact of the climate change। तो 2000 करोड़ का ये मिशन लॉन्च करने का गवर्नमेंट का यही पर्सपेक्टिव है कि इंडिया की एबिलिटी बढ़े। किसके अंदर? तो मौसम को प्रिडिक्ट करने के अंदर, ताकि हम टाइम मैनर में इसको रिस्पॉन्ड कर पाए और जितने भी हमारे जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, लोगों की जानें चली जाती है, बराबर, उसको हम रिड्यूस कर सके। बराबर, तो ये पर्सपेक्टिव से मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। फोकस एरिया है, इट इंक्लूड्स द एक्यूरेसी, मॉडलिंग, रडार्स, सैटेलाइट्स एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट। बराबर ना? तो इस मिशन के अंदर में ये 2000 करोड़ जो आने वाले 2 साल के अंदर जो खर्चे जाने वाले हैं वो किसके ऊपर काम करेंगे? तो एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, मॉडलिंग के ऊपर, डेटा के ऊपर, रडार के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स डेवलप करना है और एग्रोमेट फोरकास्ट को एक्यूरेट करना है। बराबर। It will have equip the stakeholders including the citizens to better manage the extreme weather events and climate change impacts which is enhancing the community resilience। बराबर ना? ओके। तो कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि जो हमारा फोरकास्टिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट बन सके। बराबर। जो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके ताकि हम एक टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड कर पाए, बराबर ना? ओके, राइट। और अगर मैं इस मिशन के कंपोनेंट के बारे में बात करूँ तो कंपोनेंट के 3 कंपोनेंट हैं एक्चुअली नॉर्मली, कि डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम विद द एडवांस सेंसर्स। एक तो इस मिशन के अंडर में रडार्स और सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करना है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द इनहेंस अर्थ सिस्टम मॉडल को तैयार करना है, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम तैयार करना है, एक ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द रियल टाइम डेटा शेयरिंग, बराबर ना? तो ये कुछ 3 चीज़ों को डेवलप करना है ताकि हम एक्यूरेट बना सके हमारे फोरकास्टिंग को, सिंपल। ओके। और ये जो पूरा मिशन है वो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द आईएमडी, जो इंडिया की एक संस्था है जो वेदर के बारे में रिसर्च करती है, फोरकास्टिंग करती है। तो ये जो मिशन है वो इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये 3 संस्था साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। और ये जो 3 संस्था है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है, बराबर ना? ओके। और द मिशन विल बी सपोर्टेड बाय द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस बॉडीज विच इज इंक्लूडिंग द नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो ये संस्था के द्वारा उनको मदद भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, बराबर ना? लेकिन मेनली कौन सी 3 संस्था उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है? आईएमडी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टॉपिकल मेट्रोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, बराबर ना? ओके। ओके। अगर मैं न्यूज़ को रिवाइज करूँ फ्रेंड्स, तो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मौसम। मिशन मौसम की अगर बात करें तो ये जो मिशन के अंदर जो 2000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा, वो आने वाले 2 सालों के अंदर ये पैसा को खर्च किया जाएगा। फोकस एरिया है कि मेन टारगेट है कि जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम वेदर इवेंट्स के बारे में, उसको हम एक्यूरेट बना सके ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मोर्टालिटी होती है उसको हम कम कर सके, जो नुकसान होता है उसको हम कम कर सके। और इसके लिए इसके अंदर एक तो हमको रडार्स को डेवलपमेंट करना है, सैटेलाइट सिस्टम को डेवलपमेंट करना है। उसके अलावा जो मॉडलिंग है उसको तैयार करना है, और रियल टाइम डेटा शेयरिंग करने के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार करनी है, बराबर ना? और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है। ओके। कौन इंप्लीमेंट करेगा वो भी मैंने आपको बताया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम किया गया? ये 3 संस्था के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक स्टेटमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि सेक्युलरिज्म इज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक्चुअली मामला क्या है कि एक पेटिशन जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो पेटिशन में क्या डिमांड किया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो प्रेम्बल है, वहाँ से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के जो शब्द है, वही शब्दों को हटा दीजिए, बराबर ना? यहाँ पे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन जारी की गई थी। इस पेटिशन के अंदर क्या बोला गया था कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी जो प्रेम्बल है, बराबर ना, वहाँ से एक तो समाजवाद को हटा दो और धर्मनिरपेक्षता को हटा दो, बराबर ना? मतलब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटाने की बात चल रही थी। एक पेटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि कि ये जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को जो आप हटाने की बात कर रहे हो ना हमारे प्रेम्बल में से, ये तो कोर पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बराबर ना? ओके, अब ये कोर पार्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, बराबर ना? ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि जो सेक्युलरिज्म है और सोशलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर पार्ट है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन में आता है, BSD में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहाँ पे आता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको हमको इस न्यूज़ में समझना है, बराबर ना? ओके, चलो। तो एक बार फिर से, द आर्टिकल डिस्कसेस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिवेंट्स द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग द अमेंडमेंट्स दैट कुड लीड टू डिक्टेटरशिप और वायोलेट द कोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, बराबर ना? तो अगर मैं सिंपल भाषा में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझाऊं फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि हमने वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया, बराबर? और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सारे एक्ट के अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट देखे, बराबर ना? बहुत बारे अमेंडमेंट देखे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? सुधार, राइट ना?
तो जैसे जैसे समय बीता गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया था, उसके अंदर हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बराबर ना। तो ये अगर ऐसा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पावर है फॉर एग्जांपल, तो ये तो मैं कोई भी अमेंडमेंट कर दूंगा, बराबर ना। जो मुझे अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट को जो अच्छा लगे वो अमेंडमेंट कर देगा, बराबर ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। तो जो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसका वैल्यू भी रहना चाहिए ना, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रूलिंग पार्टी आई, उसको जो अच्छा लगेगा वो अमेंडमेंट कर देगा, फिर हम सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रावधान है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर अगर जो भी चीज़ है, बराबर, उसके अंदर फिर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसके अंदर फिर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बराबर ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रावधान रखा गया है, बराबर, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर जो भी बातें आती है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, बराबर ना। ओके, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ लीगल डॉक्ट्रिन विच इज मेड फ्रॉम द जुडिशियल इनोवेशन स्पेसिफिक टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. Doctrine prescribes that central constitutional features are essential for the state's functioning. Such features are beyond the limits of the amending the powers of the parliament. तो ये जो फीचर्स है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर लिखा हुआ है, उसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, बराबर ना। ओके, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर जैसे जैसे समय बीता गया, बराबर ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, और उस चीज़ों को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, बराबर ना। और उसमें से एक चीज़ है सेक्युलरिज्म, और एक चीज़ है सोशलिज्म। तो ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पार्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इवोल्यूशन के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो में सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368, के आर्टिकल 368 के अंदर का पार्लियामेंट के पास एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो एक्ट को अमेंड कर सकता है, बराबर ना। ओके, तो शुरुआत में तो ये फॉलो होता था, लेकिन 1967 के अंदर एक केस आया, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वहां पे पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स दिस पावर रेस्ट ओनली विद अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 24th अमेंडमेंट एट 1971 वॉज, बराबर ना। ओके, कि यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो गोरखनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस आया, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट ऐसे राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट्स है, बराबर ना। ये जो पावर है फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट करने का पावर किसके पास है? मात्र कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास है, बराबर ना। ओके, उसके बाद एक केस और आया, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और वहां पे जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट बी अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर ना। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ऐसा जजमेंट कहाँ पे आया? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले जजमेंट के अंदर, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन क्या अमेंड नहीं कर सकता? जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो अमेंड नहीं कर सकता, बराबर ना। तो 1973 के अंदर ये जजमेंट आया, और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डेवलप किया गया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर इवोल्व किया गया। और आज जितनी भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर है, उस चीज़ को हम अमेंड नहीं कर सकते, लाइक फेडरलिज्म, लाइक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, बराबर ना। तो ये सब चीज़ों को हम अमेंड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा अच्छे से, राइट ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गैलेथिया बे, गैलेथिया बे जो एक लोकेशन है, वहाँ पे एक मेजर पोर्ट तैयार किया गया है, और ये भारत का 13th मेजर पोर्ट होगा जो इस लोकेशन पे जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर ना। ओके, तो ये गैलेथिया बे का जो मेजर पोर्ट है उसके बारे में, उसके स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के बारे में समझेंगे, वो क्या है उसके बारे में समझेंगे, बराबर ना। ओके, तो न्यूज़ क्या है कि गैलेथिया बे विच इज लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज बीन नोटिफाइड एज अ इंडियाज 13th मेजर पोर्ट। तो ये जो गैलेथिया बे है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का पार्ट है, वहाँ पे इंडिया का 13th मेजर पोर्ट बनाया गया है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी 12 मेजर पोर्ट है, और ये 13th मेजर पोर्ट यहाँ पे बनाया गया है। अगर मैं पोर्ट्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो पोर्ट भारत के अंदर दो टाइप के हैं, एक तो मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट
एक टोटल 12 मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट टोटल मिला के 205 माइनर पोर्ट्स है। जो मेजर पोर्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और माइनर पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बराबर ना? ओके। तो अभी ये जो 13th मेजर पोर्ट जिसको नोटिफाई किया गया है, ऐसे पोर्ट के बारे में समझे। क्या है ये गैलेथिया बे पोर्ट का इम्पोर्टेंस? पहले तो हम इसका लोकेशन समझ ले। ओके। तो ये इंडिया है फ्रेंड्स, इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका दिखता होगा और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और उसमें से भी ये जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है और ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, बराबर ना? ओके। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअली आप देखो कि ये जो गैलेथिया बे का जो पोर्ट है यहाँ पे, बराबर ना? तो यहाँ से जो अफ्रीका से जो जितना भी शिपमेंट आता है, अगर ये अफ्रीका के शिपमेंट को ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाना है और यहाँ से जाके अगर फॉर एग्जांपल जापान तक जाना है, बराबर ना? तो इतना बड़ा रास्ता, कितना बड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा था, बराबर ना? ओके। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट है ना, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को बीच में लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा और इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इस पोर्ट को नाम दिया गया है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये जो 13th मेजर पोर्ट बना है ना वो भारत का, वो इंडिया का एकमात्र इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अफ्रीका से जापान तक अगर ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट तक जाना है, कोई शिपमेंट भेजना है, तो ये बीच में एक लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, सिंपल, बराबर ना? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका से जहाँ जाया और वो अपना जो सामान है वो यहाँ पे अनलोड कर देगा इस पोर्ट के ऊपर, गैलेथिया बे के पोर्ट के ऊपर, और फिर यहाँ से जापान के द्वारा जो शिप भेजी गई है वहाँ से वो सामान यहाँ पे लोड किया जाएगा, सिंपल, बराबर ना? मतलब बीच में शिप भी चेंज हो सकती है ताकि एक पर्टिकुलर शिप को इतना लंबा डिस्टेंस ना कवर करना पड़े, बराबर ना? ओके। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स? और एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि ये जो पोर्ट है उसको एक तो अरेबियन सी का एक्सेस मिलता है, इंडियो पैसिफिक ओशन का एक्सेस मिलता है, उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के वो जस्ट बगल में, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये दुनिया के अंदर जितना भी ट्रेडिंग होता है उसमें से 35% ट्रेडिंग ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में से होता है फ्रेंड्स, बराबर ना? तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और इंडिया के द्वारा ये पोर्ट डेवलप किया गया है, बराबर ना? ग्रेट निकोबार आइलैंड गैलेथिया बे पोर्ट ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाला, बराबर, ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप हो रहा है और यहाँ से ये स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे एक्सेस मिलता है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। ओके। तो ये जो लोकेशन है इस गैलेथिया बे का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है, ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा जो सिंगापुर, कोलंबो, क्लैंग, बराबर, ऐसे बहुत सारे देश को, बराबर ना, वो कनेक्ट करेगा और मेकिंग इट अ की लोकेशन फॉर कैप्चरिंग द कार्गो फ्रॉम इंडियन ईस्ट कोस्ट पार्ट एज वेल एज फ्रॉम द बांग्लादेश एंड म्यांमार, बराबर ना? ओके। उसके अलावा ये जो पोर्ट है वो मात्र 40 नॉटिकल माइल्स दूर है मलक्का स्टेट से और ये जो मलक्का स्टेट है वो हैंडल कर रहा है दुनिया का 35% ट्रेड, बराबर ना? और ये इतने बड़े स्ट्रेट के पास होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। और तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स उसके लिए 41,000 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए हैं और ये भारत का पहला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी काम में आएगा। टोटल 4 फेज में इसको डेवलप करना है, उसका जो फेज 1 है उसको कंप्लीट होने में 2028 तक का टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। टोटल 41,000 करोड़ में इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है, ओके, राइट। गैलेथिया बे, बराबर ना? लेकिन जो 12th मेजर पोर्ट है वो हमारा कमराजार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? एन्नोर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। वो हमारा 12th मेजर पोर्ट है, ध्यान में रखना है, लेटेस्ट। और अभी जब ये डेवलप होगा 13 मेजर पोर्ट तब लेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, बराबर ना? गैलेथिया पोर्ट डेवलप हो जाएगा, बराबर ना? ओके, राइट। और इस मैप के अंदर भारत के जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पे हमने 12 मेजर पोर्ट को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और ये 13 मेजर पोर्ट को डेवलप करने की बात चली है यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर और एक पोर्ट भी है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके।
और टोटल 12 मेजर पोर्ट को अभी तक हम हैंडल कर रहे हैं। टोटल 205 माइनर पोर्ट्स हैं और अभी 13 मेजर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।